Hello students, this is Swaminarayan. Today we continue with the global environmental issues chapter. Today we study about the ozone layer depletion. Okay, तो ओजोन लेयर क्या है? तो ओजोन लेयर में क्या होता है? ओजोन गैस होता है। वो क्या करता है? तो वो जो भी सन रेज जिसमें से अल्ट्रा वायोलेट रेज जो होते हैं, जो हमें ह्यूमन बीइंग पे, जो भी अर्थ सरफेस पे जो भी रहता है, ओके, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, उस पे इफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट करता है, तो उससे वो बचाता है। तो ओजोन लेयर डिप्रेशन किसकी वजह से होता है? ओजोन लेयर क्या है उसका डिस्कशन इसमें है। Okay, the layer in the upper atmosphere, that is called the stratosphere, some 15 to 30 kilometer above the earth surface. Earth surface से 15 to 30 kilometer above है. Okay, that is called stratosphere. Stratosphere in which most of the atmospheric ozone, उस लेयर में क्या है? 90% ओजोन है. Okay, is concentrated is called the ozone layer. The ozone layer absorbs most of the sun's ultraviolet radiation and protects various life form on the earth. जो earth surfaces पे जो भी life forms है उसको वो बचाता है, okay, ultraviolet rays से. Okay. It acts like a natural sunscreen for the earth. Therefore, the ozone layer is often called the ozone shield or earth protective umbrella. Formation of the ozone in the stratosphere. The formation and destruction of the ozone is a continuous phenomenon. फॉर्मेशन होना, डिस्ट्रक्शन होना, दैट मीन्स ओजोन जो भी है वो ओजोन बनना और वो डिप्लीट होना, वो सब कंटिन्यूस प्रोसीजर है. ओके, तो फॉर्म भी होता है और ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता है, अगेन फॉर्म होता है. ओजोन जो भी है वो जनरेट होता है और फॉर्म होता है, डिप्लीट होता है, अगेन ओजोन जनरेट होगा. ये कंटिन्यूस फिनोमिनन है. इन द स्ट्रेटोस्फियर यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स. स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? यूवी रेडिएशन क्या करता है? ओजोन मॉलिक्यूल को ओजोन एटम्स में कन्वर्ट करता है, which combine with other oxygen molecule to form the ozone. तो ओजोन मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है? ओजोन एटम में कन्वर्ट करता है. अगेन एक ओजोन एटम है, वन ओजोन ऑक्सीजन एटम है. ओजोन मॉलिक्यूल को यूवी रेडिएशन से, ओजोन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन से क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है. अगेन वन ऑक्सीजन एटम है, वो अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ओजोन क्रिएट करता है और फॉर्म करता है. Ozone thus forms the distributes itself in the atmosphere and absorb harmful ultraviolet radiation, that is 200 to 320 nanometers, and it continuously converted back to the molecular oxygen. Okay, तो ओजोन क्या करता है? फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इन द एटमॉस्फेयर. ओजोन अगेन डिस्ट्रीब्यूट, एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. एब्सॉर्ब, हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब करता है, अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. ये सब प्रोसीजर चलता रहता है. The UV radiation splits oxygen molecule into oxygen atom. यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो अल्ट्रावायोलेट रेज जो भी है उसके साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होता है. उसका वन ऑक्सीजन एटम है वो अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है. कोई भी स्ट्रेटा होगा, एम इज क्या है? एम इज थर्ड बॉडी नेसेसरी टू कैरी अवे द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन. ओके, तो अगेन इससे क्या हुआ? O3 दैट मीन्स ओजोन अगेन जनरेट होगा और फॉर्म होगा.
होगा। यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओके, जिसमें 2O है प्लस सनलाइट होगा, दैट मीन्स अल्ट्रावायोलेट रे के साथ कंबाइन होगा और रिएक्ट करेगा, तो उससे ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम है वो जनरेट होंगे, वो अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और ओजोन मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है अगेन वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और ओजोन मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दैट इज 3O2, तो वो सनलाइट के साथ कंबाइन होकर क्या बन रहा है, 2O3, that is 2 ozone बन रहा है। Ozone thus formed distributes itself in the atmosphere and absorbs the harmful ultraviolet radiation, and it continuously converted back to the molecular oxygen, that is O3 plus ultraviolet rays, that is O2 plus O। तो ये सब कंटिन्यूस प्रोसीजर चलता रहेगा। ऑक्सीजन ओजोन है, ऑक्सीजन है, वो अल्ट्रावायलेट रे के साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, अगेन उसमें से 2 ऑक्सीजन एटम बनेंगे, ऑक्सीजन एटम अगेन, ये सब प्रोसीजर पूरा चलता रहता है। ओके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, okay, the main chemicals responsible for ozone layer depletion, ozone destruction of ozone layer जो डिप्लीट होता है उसका मेन रीजन क्या है, तो उसके लिए केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। the main chemicals responsible for the ozone layer depletion are chlorofluorocarbon, that is CFCs, and chlorofluorobromines, that is CF3Br. Among the CFCs, the main chemicals responsible for the ozone depletion are referred to by the trade names such as Furan 11 and Furan 12. They are largely used and subsequently released in the atmosphere by the following activities. Refrigeration है, then fires कहाँ पे लगी है उसको स्टॉप करने में जो भी यूज होता है उसमें CFC जनरेट होता है। एयर कंडीशनिंग है, देन क्लीनिंग सॉल्वेंट्स इन द इंडस्ट्रीज, जो भी क्लीनिंग सॉल्वेंट्स है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, सॉल्वेंट्स इन पेंट इंडस्ट्री, ब्लोइंग एजेंट्स इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, तो ये सब में जो भी इसकी वजह से CFC जनरेट होता है। ओके, CFC are destroyed by UV radiation in the atmosphere and releases the atomic Cl, which destroys the ozone layer as under CCl2F2, that is reacted to UV, that means ultraviolet rays के साथ वो रिएक्ट करेगा और कंबाइन होगा क्या, 1Cl जनरेट करेगा। तो 1Cl जनरेट होके क्या करेगा, वो ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोक्साइड बनेगा एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो the CiO, that is chlorine monoxide, so formed that react with the another oxygen atom. तो अगेन ये CiO है वो अगेन ऑक्सीजन जो भी है एटम है उसके साथ रिएक्ट करके अगेन Cl+O2 बनेगा। Okay, to form new oxygen molecule and a chlorine atom. Thus, chlorine atoms so form break apart the ozone molecule. जो भी chlorine atom है वो क्या करता है, ozone molecule को ओजोन मॉलिक्यूल इन ए ड्रास्टिक जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ओके, इन ए ड्रास्टिक वे लीडिंग टू लार्ज स्केल ओजोन डिप्रेशन। इन अबाव रिएक्शन Cl just acts as a catalyst or reappears, and it is estimated that one Cl atom can destroy 1 lakh ozone molecules in 1 to 2 years. Other ozone depletion substances, that is carbo-tetrachloride, then halon, methyl bromine. तो यहाँ पे आप देख सकते हो CFC मॉलिक्यूल है पूरा, तो उस पे UV रेडिएशन होगा, तो UV रेडिएशन हीट्स CFC मॉलिक्यूल्स, UV रेडिएशन हीट हो रहा है तो CFC मॉलिक्यूल जो है वो FC
Cl ऐसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें से क्लोरीन कंटेंट जो है, क्लोरीन एटम है, वो ब्रेक होता है, ब्रेक अवे फ्रॉम द CFC। ओके, तो जो फ्री क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट होगा। ओके, तो फ्री क्लोरीन एटम हिट्स ओजोन मॉलिक्यूल एंड द क्लोरीन एटम पुल्स वन ऑक्सीजन एटम अवे। तो ओजोन को उसने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और क्लोरीन में। देन अगेन ClO जो है वो अगेन कंबाइन होके ClO बनेगा, दैट इज क्लोरीन मोनोक्साइड। ओके, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा। देन अगेन उसमें से ए फ्री ऑक्सीजन एटम हीट्स ClO मॉलिक्यूल। ओके, तो अगेन जो ClO मॉलिक्यूल है उसमें से फ्री ऑक्सीजन एटम अगेन हिट होगा। ओके, एंड क्या बनेगा, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एंड क्लोरीन एटम इज फ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CFC है, उसके साथ अल्ट्रा वायोलेट रेज रेडिएशन हीट होगा, उसमें से एक क्लोरीन जो भी क्लोरीन एटम है वो रिलीज होगा, फ्री क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें से ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वन ऑक्सीजन है, वो उससे क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोक्साइड और O2 ऐसा दो कंटेंट बनेगा। अगेन जो क्लोरीन मोनोक्साइड है वो अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो ClO प्लस O, तो क्या बनेगा, अगेन O2 मॉलिक्यूल बनेगा और O2 बनने से अगेन Cl रिलीज होगा, अगेन Cl रिलीज होके ओजोन में ओजोन के साथ अगेन रिएक्ट करेगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होगा। ओके, Depletion unit of measurement of ozone in the atmosphere is Depletion unit. DU, 1 Depletion unit is equivalent to concentration of 1 ppb, that is parts per billion O3. Okay, so Depletion unit is defined as 0.01 mm thick ozone layer as STP. What to understand by STP? The standard temperature and pressure. That is, temperature is 0 degree and 1 atmosphere. That is pressure. Under normal condition, Earth atmosphere contains about 300 DU. Depletion unit. That means 3 mm thick slab of ozone layer which is reduced to 100 DU, that is 1 mm thick ozone slab at ozone holes. Ozone depletion potential. It is the ratio of impact on ozone caused by a chemical. ओके, तो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ इम्पैक्ट ऑन ओजोन कॉज्ड बाय केमिकल कंपेयर टू इम्पैक्ट ऑफ ए सिमिलर मास ऑफ CFC11. The ODP of CFC11 is 1. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओजोन होल? द ओजोन होल इज एन एरिया ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे ओजोन लेयर thin हो जाता है, that is called ozone hole. The ozone hole is an area of stratosphere where the concentration of ozone drops drastically. The average amount of ozone in the atmosphere is roughly 300 DU, that is 3 mm thick slab of ozone layer. Any place where the ozone concentration drops below 220 DU, it is considered as part of ozone hole. Average concentration in the ozone hole are found around 100 DU, that is 1 mm thick slab. Since 1985, it is observed the ozone layer is depleting in the stratosphere over the Antarctic region, that is South Polar region. Particularly in the late winter and early spring season, the ozone hole does not exist year around. The cold
एनवायरमेंट फॉर्म्स कोल्ड, ठंडे एटमोस्फियर में, कोल्ड एनवायरमेंट में क्या होता है, टाइनी आइस क्रिस्टल्स जनरेट होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, दिस क्रिस्टल्स गेट accumulated, okay, and as very cold temperature built up due to long nights, okay, नाइट बहुत लंबी होती है, रात बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी आइस क्रिस्टल है वो एक्यूमुलेट होते हैं, and the CFCs brought from lower levels get attached to the tiny ice. CFC जो भी है वो क्या होता है, tiny ice crystal के साथ क्या होता है, attach होता है, and CFC may also break down into chlorine monoxide. ओके, तो CFC क्या करता है, तो जो भी ब्रेक डाउन इनटू, CFC किस में ब्रेक डाउन होता है, क्लोरीन मोनोक्साइड में ब्रेक डाउन होता है. फाइनली व्हेन सन राइजेस आफ्टर ए लॉन्ग नाइट पीरियड, जब भी सनराइज होता है, इट्स लाइट ट्रिगर्ड ए मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बाय CIO. तो वो CIO क्या करेगा, इट्स लाइट ट्रिगर्ड ए मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन. तो ओजोन जो है वो डिस्ट्रक्ट होगा, जो लेयर है वो डिस्ट्रक्ट होगा बिकॉज ऑफ CIO. This vast depletion of ozone at that level in the stratosphere makes the ozone layer very thin. ओके, तो जो भी इसका जो CIA का कॉन्सेंट्रेशन है वो ओजोन लेयर जो भी है उसको डिस्ट्रक्ट करेगा. ओके, जो भी मैसिव फॉर्म है और जो भी थिक लेयर है उसको वो थिन बनाएगा. Okay, this vast depletion of ozone at that level is in the stratosphere makes the ozone layer very thin. This is called the formation of ozone hole. Ozone concentration decrease throughout August, September, October. This serious problem has affected countries nearer to Antarctic region such as Australia, New Zealand, Argentina. A similar situation, but to a lesser degree is being felt in the North Polar region, countries like Europe, Russia, Canada, etc. ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है, तो ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फियर विल रिजल्ट इन मोर यूवी रेडिएशन रीचिंग टू द अर्थ. तो अल्ट्रावायलेट रेज है जो ओजोन एब्सॉर्ब करता है वो कम करेगा, उसकी वजह से वो अर्थ सरफेस पे ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करेगा. ओके, और अर्थ सरफेस पे जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स जो भी रहते हैं, लाइवली स्टॉक्स, जो भी लाइव प्लांट्स, एनिमल्स, देन जो भी लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा. ओके, एस्पेशली UVB that is 200 to 280 nanometer, and the UVB radiation affect DNA and the photosynthesis. So photosynthetic chemicals. Okay, तो UVB क्या करता है, UVB रेडिएशन DNA और photosynthetic chemicals है उसको अफेक्ट करता है. Any change in DNA can result in mutation and cancer. Cases of skin cancer which do not cause death but cause the disfigurement will increase. Then easy absorption of UV rays by the lens and cornea of eye will result in decrease in incidence of the cataract. Okay, तो that means एक जो भी आई साइट है, हमें जो भी दिखता है वो क्लियरली नहीं दिखेगा. ओके, हमारी जो इंसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो कम होगा. ओके, दैट मीन्स हमें क्लियरली नहीं दिखेगा. मेलिनी प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस विल बी डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेडिएशन. मेलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो है वो यूवी रेडिएशन से डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से हमें इम्यूनो सप्रेशन होगा. ओके, तो वो दैट मीन्स यूवी सप्रेशन, दैट मीन्स हमारे स्किन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से स्किन डिसीज होगा. फेयर पीपल कांट प्रोड्यूस इनफ मेलानिन विल बी एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ यूवी एक्सपोजर.
Then phytoplankton, phytoplankton. What do you understand by phytoplankton? The microscopic marine algae जो है, that is called phytoplankton, are sensitive to UV exposure. Ozone depletion will result in increase in the population, thereby affecting the population of zooplankton, small aquatic microorganism है, then a fish है, marine animals है, in fact the whole aquatic food chain etc. वो सबको इफेक्ट करेगा UV exposure. Yield of vital crops like जो भी vital crops है, corn है, rice है, ओके, RICE राइस है, सोयाबीन है, कॉटन है, बीन है, पीस है, व्हीट है, ओके, उसका प्रोडक्शन कम होगा, दैट इज कॉल्ड यील्ड. द डिग्रेडेशन ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक, अदर पॉलीमर मटेरियल विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉस. तो ये सब डिग्रेड होगा जिससे हमें इकोनॉमिक लॉस होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ओजोन डिप्लेशन. कार्बन फुटप्रिंट क्या है? What do you understand by carbon footprint? A carbon footprint is defined as the total amount of greenhouse gases produced to directly or indirectly support the human activities. तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? The total amount of greenhouse gases. अभी ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ा, उसमें ग्लोबल एनवायरमेंट पोटेंशियल तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसमें पड़ा, तो वो किसके कंपेयर में पड़ा? CO2 के कंपेयर में पड़ा, तो उसका पोटेंशियल कितना है? ओके, तो CO2 के कंपैरिजन में दूसरे जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. From an organization point of view, it is defined as it is a calculation of total greenhouse gas emission, that means production and discharge caused directly or indirectly by an organization or a company. तो organization point of view से हम सोचे तो total greenhouse gases जो भी होता है, प्रोडक्शन और डिस्चार्ज होता है, ओके, तो कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी प्रोड्यूस होता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. दिस इज टिपिकली कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 12 months. In short, a carbon footprint measures the total greenhouse gas emissions caused directly and indirectly by a person, organization, event, products. Okay, so directly or indirectly greenhouse effects, green carbon footprint कैसे जनरेट होता है, पर्सन से कितना जनरेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं, इवेंट और प्रोडक्ट यूज करने से कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, दैट इज इंक्लूडेड, ऑल ऑफ इंक्लूडेड इन कार्बन फुटप्रिंट. द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट C2E allows the different greenhouse gases to be compared on a like for like basis relative to 1 unit of CO2. E is calculated by multiplying the emission of each of the 6 greenhouse gases by its 100-year global warming potential. In calculation of carbon footprint, all 6 of Kyoto Protocol greenhouse gases are considered, that is carbon dioxide, methane, then nitrous oxide, fluorocarbons, that is HFCs, then perfluorocarbons, okay, that is PFCs, and sulfur hexafluoride, etc., that is SF6. Carbon footprint of a person is the sum of all the emissions of CO2. Okay,
कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ पर्सन, क्या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से CO2 जनरेट होता है, हम सांस लेते हैं तो उसमें से भी CO2 जनरेट होता है, जो भी हम चीज यूज करेंगे उसमें भी CO2 जनरेट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल उसका प्रोडक्शन, जब भी जहाँ पे भी जो भी हमने चीज यूज की, ओके, उसका सोर्स अलग जगह पे है बट वो चीज यूज की तो उसके प्रोडक्शन में भी CO2 जनरेट हुआ, उसका हम यूज करेंगे तो उसमें भी CO2 जनरेट होगा। तो all are accounted in the carbon footprint which were induced by his or her activities in given time frame. For example, when you drive a car, the engine burns fuels which create a certain amount of CO2 depending on its fuel consumption एंड द ड्राइविंग डिस्टेंस, कितना फ्यूल कंज्यूम किया और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना फ्यूल कंज्यूम किया, उसकी वजह से CO2 जनरेट होगा। व्हेन यू बीट योर हाउस विथ ऑयल, गैस और कोल, देन यू आल्सो जनरेट CO2। ओके, इवन इफ यू हीट योर हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम फॉर एग्जांपल आप घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो उसको जनरेट करने के लिए भी उसको जनरेट करने के लिए भी जनरेट करने से भी CO2 जनरेट होता है। Okay, the generation of electric power may also have emitted a certain amount of CO2 when you buy food and goods. आप फूड्स और गुड्स भी बाय करते हो तो वो जनरेट होने में भी CO2 जनरेट होता है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन टोटल कार्बन फुटप्रिंट। Carbon footprint, the best way is to calculate the carbon dioxide emissions based on the fuel consumption. तो फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से CO2 कितना जनरेट होता है तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, बर्निंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूसेस 2.3 kg ऑफ CO2। 1 लीटर पेट्रोल बर्न करने से 2.3 kg of CO2 जनरेट होगा, while 1 लीटर ऑफ डीजल प्रोड्यूसेस 2.7 kg of CO2। 1 लीटर डीजल प्रोड्यूस होगा तभी 2.7 kg of CO2 जनरेट होगा। ओके, प्रोड्यूसेस, डीजल का यूज इतना, डीजल का 1 लीटर डीजल यूज करने से 2.7 kg of CO2 जनरेट होगा। इफ ए पेट्रोल कार हैज एन एवरेज ऑफ 20 किलोमीटर, अभी पेट्रोल कार है उसकी एवरेज 20 किलोमीटर है, ओके, पर लीटर, एंड इफ इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, पेट्रोल कार है जिसकी एवरेज 20 किलोमीटर है पर लीटर एंड इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, देन इट विल कंज्यूम 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 5 लीटर का पेट्रोल वो यूज करेगा, which will add 2.3 into 5, that is 11.5 kg of CO2 to personal footprint. Based upon the activities of the person, footprint of each activity can be calculated. Each of the following activities add 1 kg of CO2 to your personal carbon footprint. ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखो नीचे की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से 1 kg ऑफ CO2 जनरेट होता है, that is accounted in your personal carbon footprint. Travel by public transportation a distance of 10 to 12 kilometer, fly with a plane a distance of 2.2 kilometer or 1.375 miles, operate your computer for 32 hours, that is 60 watt consumption, assume production of 5 plastic bags, production of 2 plastic bottles, production of 1/3 of an American cheeseburgers, etc. Carbon footprint can sometimes also expressed in kg carbon rather than kg carbon dioxide. तो आपको कार्बन फुटप्रिंट कई बार इसमें एक्सप्रेस किया जाता है केजी कार्बन में, केजी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा केजी कार्बन में भी उसको एक्सप्रेस किया जाता है। केजी कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इन केजी कार्बन by multiplying with a factor that is 0.27
that is 1000 kg CO2 equal to 270 kg carbon. When a carbon footprint is to be calculated for an organization or company, the greenhouse gas emission are categorized as direct or indirect emission and accordingly grouped into scopes for accounting and reporting purposes. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन से कार्बन फुटप्रिंट जो जनरेट होता है तो वो क्या है? तो डायरेक्ट एमिशन ऑफ ए कार्बन फुटप्रिंट, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी ही चीज से प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से ही कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। ओके, और जो भी प्रोडक्ट बनाया है अपनी प्रोडक्ट यूज करती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट व्हेन दे आर जनरेट फ्रॉम द कंपनी ओन और कंट्रोल सोर्सेस एंड एक्टिविटीज। दीज आर कॉल्ड द स्कोप 1 emissions and are accounted for a such scope 1 emission largely include fuel burned in the company owned asset। खुद का जो एसेट होता है जिसमें वो फ्यूल बर्न करता है, जिसकी वजह से CO2 जनरेट होता है। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट यूज, ओके, एग्जांपल बॉयलर विथ गैस एज फ्यूल यूज्ड बाय कंपनी वुड प्रोड्यूस, बॉयलर जो भी है उसमें विथ गैस, बॉयलर विथ गैस एज फ्यूल्स, ओके, यूज्ड बाय ए boiler with gas as fuel used by a company would produce greenhouse gases. It can be considered as a primary emission for calculating the footprint. Indirect emission of a carbon footprint. तो इनडायरेक्ट एमिशन में क्या है? तो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन सोर्सेस आर दोस एमिशंस रिलेटेड टू द कंपनीज एक्टिविटीज। जो भी कंपनीज एक्टिविटीज होती है, ओके, उसमें जो भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होता है by other sources. This one is called the indirect emissions, but that are emitted from the sources owned or controlled by a third party. ओके, सोर्सेस दूसरा हमने यूज किया है, दूसरी जगह से यूज किया है, आउन सोर्सेस नहीं है, जो थर्ड पार्टी का सोर्स है वो यूज करके ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होता है। ओके, these are categorized as either as scope 2 emission for purchase electricity of a scope। परचेज इलेक्ट्रिसिटी हमने कहाँ से परचेज किया है, लिया है और उसका हम यूज कर रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है वो जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। स्कोप 3 में क्या आएगा? दैट इज other non-owned or control emission, that is air travel, the use of papers, use of packing material जो दूसरी जगह पे बना है, ओके, उसका हम यूज करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन स्कोप 3। यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर कंपनीज एक्सेट्रा। मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कार्बन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, देन कैलकुलेटर्स है, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है, जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।